पेशावर के एक बड़े और जदीद हॉस्पिटल की आईसीयू में बरसों से साकेत फिजा उस दिन अचानक बदल गई जब 12 साल से कोमा में डूबी एक बेनाम लड़की की सांसों में हलचल पैदा हुई। मशीनों की मध्यम आवाजों के दरमियान इसके मॉनिटर पर हरकत तेज होने लगी और फिर वो लम्हा आया जिसे डॉक्टर नामुमकिन समझते थे। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। नर्स के हाथ से फाइल गिर गई। कमरे में मौजूद हर शख्स साकित रह गया, मगर सबसे ज्यादा घबराहट वार्ड के इंचार्ज मारूफ सर्जन डॉक्टर तासिर के चेहरे पर साफ झलक रही थी, जैसे कोई पुराना खौफ अचानक जिंदा हो गया हो। इसी दौरान हॉस्पिटल के दौरे पर आए असिस्टेंट कमिश्नर जरार भी शोर सुनकर अंदर दाखिल हुए। इनकी मौजूदगी से कमरे में संजीदगी छा गई, मगर डॉक्टर तासिर की नजरें बदसतूर इसी लड़की पर जमी रही। सबको उम्मीद थी कि होश में आते ही वो पानी मांगेगी या किसी अपने का नाम लेगी, लेकिन इसकी मध्यम आवाज ने सबको चौंका दिया। इसने सरसों का तेल मांगा। ये सुनते ही डॉक्टर तासिर ने फौरन बेचैनी में कहा कि लड़की का दिमाग मुतासिर हो चुका है और इसे फौरन इंजेक्शन देकर सुलाया जाए, मगर इनके लहजे की घबराहट ने जरार को मशकूक कर दिया। उन्होंने सख्ती से रोक दिया और हुक्म दिया कि लड़की की बात मानी जाए। चंद लम्हों बाद जब सरसों का तेल लाया गया और इसके हाथों पर लगाया गया तो लड़की की आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई भूली हुई याद लौट आई हो। इसने कांपती हुई आवाज में यह कैसा राज बयान करना शुरू किया जिसने कमरे की फिजा को मुंजमद कर दिया। इसने बताया कि 12 साल पहले वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि इसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां यह खतरनाक राज को छुपाने के लिए इसे जानबूझकर कोमा में रखा गया। इसके अल्फाज ने डॉक्टर तासिर के चेहरे का रंग उड़ा दिया, क्योंकि वही इस सच का सबसे बड़ा किरदार था। असिस्टेंट कमिश्नर जरार ने फौरन सूरत हाल को भांप लिया। उन्होंने मौके पर ही डॉक्टर तासिर को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। जैसे जैसे लड़की की टूटी फूटी बातें मुकम्मल होती गई, वैसे वैसे एक भयानक कहानी सामने आती गई। ताकतवर लोगों के जुराइम, खामोश किए गए सच और एक मासूम जिंदगी जो 12 साल तक अंधेरे में कैद रही। मगर इस कहानी का इख्तिमाम वो नहीं था जो सब सोच रहे थे। लड़की ने आखिरी सांस लेने से पहले एक और चौंका देने वाला इंशिकाफ किया। वो सिर्फ सच सामने लाने के लिए जिंदा हुई थी और अब जब राज खुल चुका था, इसका काम मुकम्मल हो चुका था। इसकी आंखें दोबारा बंद हो गई, मगर इस बार हमेशा के लिए कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी में एक सच गूंज रहा था, कुछ राज जितने भी दफन किए जाएं, एक दिन जरूर जिंदा होकर सामने आते हैं। रहमतुद्दीन एक निहायत सादा दिल और मेहनती इंसान था, जो शहर के एक पुराने हकीम के दवाखाने में काम करता था। इसके पास दौलत या आसाइशें तो नहीं थी, मगर इसके हाथों में एक ऐसा हुनर था जिस पर इसे बेहद फख्र था। वो जड़ी बूटियों की पहचान में माहिर था। खास तौर पर सरसों के तेल से मालिश करने का इसका अंदाज ऐसा था कि लोग दूर दूर से इसके पास आते। इसका मानना था कि महंगी दवाइयों से बढ़कर वो कुदरती इलाज है, जो न सिर्फ जिस्म का दर्द कम करते हैं, हल्के इंसान के दिल को भी सुकून देते हैं। इसकी छोटी सी बेटी मनाल इसकी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा थी। शाम के वक्त वो अक्सर अपने बाप के पास बैठ जाती। इसके छोटे छोटे हाथ अपने बाप के करधरे हाथों में लेकर मासूमियत से सवाल करती कि क्या ये तेल वाकई हर दर्द का इलाज है। रहमतुद्दीन मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरना और नरमी से कहता कि बेटी, असल असर चीजों में नहीं बल्कि नीयत में होता है। अगर दिल साफ हो तो मामूली चीज भी शफा बन जाती है, और अगर नीयत खराब हो तो कीमती चीज भी बेकार हो जाती है। गुर्बत के बावजूद इसने कभी मनाल को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। इनकी छोटी सी दुनिया मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी, मगर इन्हें ये खबर न थी कि इसी शहर की चमक दमक के पीछे कुछ अंधेरे भी छुपे हुए हैं, जो इनकी इस पुरसुकून जिंदगी को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। रहमतुद्दीन के हाथों से उठने वाली सरसों के तेल की खुशबू ही इसकी पहचान थी, और यही खुशबू आगे चलकर ये कैसे राज की गवाह बनने वाली थी, जो कई जिंदगियां बदल देगा। इनके घर के साथ ही जरार का घर था, जो आज एक बाअसर ऑफिसर बन चुका था, मगर 12 साल पहले वो ये कामसा नौजवान था जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब बसते थे। इसका ताल्लुक भी एक सादा घराने से था, मगर इसमें आगे बढ़ने की शदीद ख्वाहिश थी। वो रहमतुद्दीन को बाप जैसी इज्जत देता,
और منال کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ جب بھی منال کو پڑھائی میں مشکل پیش آتی وہ اپنی کتابیں لے کر زرار کے پاس پہنچ جاتی اور وہ اسے ہمیشہ حوصلہ دیتا کہ محنت کرو، ایک دن ہم اس غربت سے نکل جائیں گے۔ ان دونوں گھرانوں کے درمیان رشتہ خون کا نہیں تھا مگر خلوص اور اپنائیت کا تھا، جو اکثر خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ شام کے وقت رحمت دین اور زرار اکثر بیٹھ کر باتیں کرتے، ایک زندگی کے تجربات سناتا اور دوسرا مستقبل کے خواب بنتا۔ اس وقت سب کچھ پرسکون اور خوبصورت لگتا تھا، جیسے یہ لمحے ہمیشہ قائم رہیں گے، لیکن قسمت خاموشی سے اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ وقت کے پردے کے پیچھے یہ ایسا طوفان پل رہا تھا جو نہ صرف ان کے خوابوں کو توڑنے والا تھا بلکہ ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا اور جلدی ہی ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جو ہر چیز کو بکھر کر رکھ دے گا۔ روزے کی تنگی نے آخر کار رحمت دین کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک مصروف سڑک کے کنارے چھوٹی سی عارضی دکان لگا لے گا۔ اسے یہ امید تھی کہ یہاں گزرنے والے لوگ اس کے ہنر کی قدر کریں گے اور اس کی آمدنی بہتر ہو جائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی جگہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، دوپہر کا سورج آگ کی طرح برس رہا تھا اور تیز گرم ہوائیں چہروں کو جلسا رہی تھی۔ ایسے میں منال اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں روٹیوں کا چھوٹا سا ڈبہ تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر اس کے قدموں میں اپنے باپ سے ملنے کی خوشی تھی۔ وہ تنگ گلیوں سے نکلتی ہوئی اسی سڑک کی طرف بڑھی جہاں رحمت دین اپنی محنت کی چھوٹی سی دنیا سجائے بیٹھا تھا۔ وہ جگہ شہر کے ایک امیر علاقے کے کنارے پر تھی جہاں شیشے کے بڑے بڑے پلازے اور جدید کلینکس استعداد تھے۔ انہی چمکتی عمارتوں کے سائے میں رحمت دین اپنے سادہ سی چٹائی پر جڑی بوٹیاں اور سرسوں کے تیل کی شیشیاں سجا کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک باقی تھی۔ اسی دوران ایک قیمتی اور چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی آ کر اس کے سامنے رکی۔ گاڑی کی چمک دھوپ میں آنکھوں کو چکا چوند کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس میں سے ایک باوقار مگر روبدار شخصیت باہر نکلی۔ ڈاکٹر تاثیر۔ وہ مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور انداز میں عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ اس سادہ سی جگہ سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو۔ رحمت دین نے ایک نظر اس اجنبی پر ڈالی مگر پھر خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے اور اس چمکتی گاڑی سے اترنے والا شخص اس کو سکون کو ہمیشہ کے لیے چین لے گا۔ دوسری طرف منال بھی قریب پہنچ چکی تھی اور قسمت آہستہ آہستہ ایک ایسا منظر ترتیب دے رہی تھی جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہنے والا تھا۔ چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی سڑک کے کنارے آ کر رکی۔ اس کے شیشے کے پیچھے بیٹھی شخصیت کا انداز ہی اس کے روب کو ظاہر کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تاثیر باہر نکلا، مہنگے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر قیمتی چشمہ اور چہرے پر ایسا غرور جیسے دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کے سرد مہری صاف بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کا انسان کہیں کھو چکا ہے اور اس کی جگہ صرف تکبر نے لے لی ہے۔ وہ سیدھا رحمت دین کی طرف بڑھا اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے رک کر اس کی چھوٹی سی دکان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ اچانک اس نے غصے میں آ کر ایک جھٹکے سے سامان کو ٹھوکر مار دی۔ تیل کی شیشیاں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور محنت سے سجی ہوئی وہ معمولی سی دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی۔ فضا میں جیسے خاموشی جم گئی اور ہر آنکھ اس منظر پر ٹھہر گئی۔ ڈاکٹر تاثیر نے بھاری اور خرخر آواز میں کہا، رحمت دین، میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ اپنی یہ دکان یہاں سے ہٹا لو۔ میرا کلینک سامنے ہے اور تمہاری یہ حقیر سی دکان میرے معیار کو خراب کرتی ہے۔ جب میرے امیر مریض آتے ہیں تو تمہاری دیسی دوائیوں کی بو سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ رحمت دین نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا۔ اس کی آواز میں عاجزی اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کا واسطہ ہے رحم کریں، میں کوئی جرم نہیں کر رہا، بس محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، یہی میری روزی ہے۔ اگر یہ بھی چھین گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ مگر ڈاکٹر تاثیر پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے چہرے پر غصہ اور سختی مزید بڑھ گئی، جیسے اختیار اور دولت کے نشے نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ اسے اپنے سامنے کھڑا انسان دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، وہ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ اسی لمحے دوپہر کی جھلستی ہوئی فضا میں ایک تیز چیخ گونجی، منال کی چیخ،
वो ये सब देखकर सहम गई थी। इसके हाथ से खाने का डिब्बा गिर चुका था और इसकी मासूम आंखों में खौफ और बेबसी एक साथ तीर रहे थे। ये वो लम्हा था जहां एक मामूली सी तकरार एक बड़े हादसे की इब्तिदा बनने वाली थी और वह चीख जैसे फिजा को चीरती हुई हर तरफ फैल गई। अगले ही लम्हे मनाल की आंखों के सामने वो मंजर आया जिसने इसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने देखा कि धक्के की शिद्दत से इसका बाप लड़खड़ाकर फुटपाथ के किनारे से जा टकराया और जैसे ही इसका सर सख्त पत्थर से लगा, खून तेजी से बहने लगा। सुर्ख रंग की वो धार जमीन पर फैलती गई जैसे किसी ने इसकी मासूम जिंदगी पर अचानक सियाही फेर दी हो। रहमत दीन बेहिज़ो हरकत पड़ा था। इसकी सांसें मध्यम होती जा रही थी और आंखों की रोशनी जैसे आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थी। मनाल के कदम कांपने लगे। वो दौड़कर अपने बाप के पास पहुंची, इसका सर अपनी गोद में लिया, मगर इसके हाथ कांप रहे थे। इसकी सुसुकियां और पुकारें इस तपती दोपहर में गूंज रही थी, मगर जैसे वक्त थम सा गया हो। इधर इर्द गिर्द खड़े लोग सहम कर ये मंजर देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। डॉक्टर तासीर एक लम्हे को रुका। इसकी आंखों में घबराहट की हल्की सी झलक जरूर आई, मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके चेहरे पर फिर वही सर्दी मेहरी लौट आई, मगर हकीकत यह थी कि एक बेगुनाह की जिंदगी इसकी बेरहमी की कीमत बन चुकी थी। यह लम्हा सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी कहानी का आगाज था जिसमें दर्द, नाइंसाफी और छुपे हुए सच आने वाले वक्त में सब कुछ बदल देने वाले थे। फुटपाथ के किनारे से टकराते ही रहमत दीन के सर से खून तेजी से बहने लगा और वो चंद ही लम्हों में बेहिस्स होकर जमीन पर गिर पड़ा। मिनाल चीखती हुई दौड़ी और अपने बाप के पास पहुंचकर इनका सर अपनी गोद में रख लिया। इसके नन्हे हाथ खून से भर गए, इसके कपड़े सुर्ख हो गए, मगर वो बार बार अपने बाबा को जगाने की कोशिश करती रही। रहमत दीन की आंखें आधी खुली थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर आवाज साथ छोड़ चुकी थी। यह मंजर देखकर डॉक्टर तासिर, जो अभी तक गुस्से में अंधा हुआ खड़ा था, अचानक सहम गया। इसके चेहरे का रंग बदलने लगा, कदम खुद ब खुद पीछे हट गए और इसके आंखों में खौफ की झलक साफ नजर आने लगी। इधर मनाल अपने बाप को झिंझोड़ती रही, मगर जब कोई जवाब न मिला तो इसने आंसुओं से भीगी आंखें उठाकर डॉक्टर तासिर को देखा। इस लम्हे वो एक मासूम बच्ची नहीं, बल्कि गुस्से और दर्द से भरी एक बहादुर वजूद लग रही थी। वो उठकर डॉक्टर तासिर के करीब आई, इसका कोट पकड़कर जोर से हिलाया और चीख कर बोली, तुमने मेरे बाबा को मार दिया। मैं सबको बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। तुमने जानबूझकर इन्हें धक्का दिया है। इसके अल्फाज तीर की तरह डॉक्टर तासिर के दिल में लग रहे थे। हर जुमला इसके लिए खतरे की घंटी था। इसका राज इसी लम्हे खुल सकता था। एक पल के लिए इसके अंदर का इंसान जैसे जागा, मगर अगले ही लम्हे इसके अंदर का खौफ और खुदगर्जी इस पर हावी हो गई। इसने एक सख्त और बेरहमाना फैसला किया। अचानक इसने पूरी ताकत से मनाल को धक्का दिया। वो मासूम बच्ची जो पहले ही सदमे से निढाल थी, संभल ना सकी और लड़खड़ाती हुई पीछे की तरफ गिरी, इसी सख्त पत्थर पर जहां चंद लम्हे पहले इसके बाप का सर लगा था। एक जोरदार आवाज के साथ वो जमीन पर गिरी और इसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसकी समात मध्यम होने लगी, जैसे दुनिया की आवाजें किसी दूर दराज कुएं से आ रही हो। जिस्म बेजान होता जा रहा था, मगर होश के आखिरी रमक में इसने सब कुछ सुन लिया। डॉक्टर तासिर ने फौरन अपना फोन निकाला और घबराहट छुपाते हुए कॉल मिलाई। इसकी आवाज बेजाहिर परेशान थी, मगर हकीकत में वो अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, जल्दी एम्बुलेंस भेजे, यहाँ ये खतरनाक हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक आदमी और इसके बच्ची को टक्कर मार दी है। ड्राइवर फरार हो गया है। मनाल नीम बेहोशी की हालत में ये सब सुन रही थी। इसका जिस्म जैसे साकित हो चुका था। वो चीखना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, मगर इसके होंठ हिल ना सके। इसकी आंखों से ये आखिरी आंसू बहा और फिर वो मुकम्मल खामोशी में डूब गई। मगर इसके दिल में सच जिंदा था, जो एक दिन जरूर सामने आने वाला था। वो चीखना चाहती थी, सच बताना चाहती थी कि कोई गाड़ी नहीं थी, सब झूठ है, मगर इसकी जबान जैसे तालों से चिपक गई थी। ज़हन जाग रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन जिस्म ने साथ छोड़ दिया था। वो बेबस पड़ी थी, जैसे किसी ने इसकी आवाज छीन ली हो। इर्द गिर्द शोर बढ़ने लगा, लोगों के कदमों की आवाजें करीब आई और फिर इसे स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया गया।
اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں نہیں بلکہ کسی ڈراؤنے خواب میں قید ہو گئی ہو، جہاں سب کچھ نظر تو آتا ہے مگر بدلا نہیں جا سکتا۔ جب اس کی آنکھیں دوبارہ کھلی تو وہ ایک اجنبی سی دنیا میں تھی۔ سفید دیواریں، مشینوں کی آوازیں اور بے جان سا سکون۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی مگر اپنے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ صرف آنکھیں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے اپنے وجود کا ثبوت دینا چاہتی ہو۔ اس کے ارد گرد لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی حادثے کی کہانی سنا رہا تھا، کوئی ہمدردی جتا رہا تھا، مگر سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھا۔ سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو روز اپنے سامنے دیکھتی تھی مگر اس کی طرف انگلی اٹھانے کی طاقت بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ ڈاکٹر تاثر ہر روز ایک ہمدرد، ایک مسیحا بن کر آتا اور سب کے سامنے اس واقعے کو ایک سادہ سا حادثہ ظاہر کرتا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کا سہارا لے کر ساری حقیقت کو دبا دیا تھا۔ پولیس ریکارڈ میں یہ صرف ایک حادثہ تھا اور وہ خود اس کیس کا سب سے بڑا گواہ بن بیٹھا تھا۔ رحمت دین تو وہی دم توڑ چکا تھا اور محلے والوں نے بھی یہی گواہی دی کہ یہ ایک سڑک حادثہ تھا، مگر منال زندہ تھی، ایک ایسی زندگی کے ساتھ جو زندگی نہیں بلکہ خاموش قید تھی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی، مگر بول نہیں سکتی تھی، حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر تاثر نے اپنی چالاکی کا اگلا جال منال کی ماں کے لیے بچھایا۔ وہ سادہ دل عورت جو پہلے ہی شوہر کی موت کے صدمے میں ٹوٹ چکی تھی، اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر مکمل طور پر بے بس ہو گئی تھی۔ ایسے میں ڈاکٹر تاثر نے ہمدردی کا نقاب اوڑھ لیا۔ وہ اس کے پاس آیا، آنکھوں میں جھوٹی نمی لیے اور بظاہر دکھ بھری آواز میں بولا، ماں جی، جو ہوتا تھا ہو گیا، ڈرائیور بھاگ گیا، مگر آپ فکر نہ کریں، منال اب میری ذمہ داری ہے، میں اس کا علاج اپنے خرچے پر کراؤں گا، دنیا کے بہترین ڈاکٹر اس کو دیکھیں گے۔ وہ بیچاری عورت اس کے قدموں میں گر پڑی، دعائیں دینے لگی، اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جسے وہ اپنا سہارا سمجھ رہی ہے وہی اس کی زندگی اجاڑنے والا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر تاثر علاج نہیں کروا رہا تھا بلکہ یہ ایک منصوبہ چلا رہا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ منال کبھی ہوش میں نہ آئے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایک بار بولنے کے قابل ہو گئی تو برسوں سے چھپا ہوا سچ ایک لمحے میں سب کے سامنے آ جائے گا اور اس کا بنایا ہوا جھوٹ کا محل زمین بوس ہو جائے گا۔ ڈاکٹر تاثر نے بڑی چالاکی سے دواؤں کا ایسا سلسلہ شروع کر رکھا تھا جو منال کے دماغ کو مسلسل سن رکھتا۔ وہ اسے ایسے انجیکشنز دیتا جو اسے گہری نیند میں ڈھکیل دیتے تاکہ وہ کبھی مکمل ہوش میں نہ آ سکے۔ بظاہر وہ ایک مریضہ تھی جو علاج کے عمل سے گزر رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ یہ خاموش قید میں بند تھی۔ اس کا جسم ہاسپٹل کے بستر پر بے حرکت پڑا رہتا تھا، نالیاں اور مشینیں اس سے جڑی ہوتی، مگر اس کا ذہن زندہ تھا۔ وہ سب کچھ سنتی، محسوس کرتی، سمجھتی، لیکن کچھ کہنے یا کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھی۔ یہ ایک ایسی اذیت تھی جس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی تھی۔ وقت بے رحمی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، مگر منال کی حالت ویسی کی ویسی رہی۔ اس کی ماں روزانہ ہاسپٹل آتی، اس کے بے جان ہاتھ کو تھامے گھنٹوں بیٹھی رہتی، اس کے سرہانے آنسو بہاتی اور دعائیں مانگتی۔ ہر بار وہ ایک ہی سوال کرتی، ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کب آنکھیں کھولے گی، کب مجھے ماں کہے گی؟ اور ہر بار ڈاکٹر تاثر اسے چھوٹی تسلی دے کر ٹال دیتا، امید کے نام پر دھوکہ دیتا رہتا۔ آخرکار شوہر کی جدائی اور بیٹی کی بے بسی کا غم اس عورت کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ 2 سال تک ہاسپٹل کے چکر لگاتے، روتے اور دعائیں کرتے کرتے ایک رات اس کا دل بھی ہار گیا اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد منال اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی، کوئی اپنا نہیں، کوئی سہارا نہیں، سوائے اس شخص کے جو بظاہر اس کا محافظ تھا مگر حقیقت میں اس کا سب سے بڑا قید کرنے والا تھا۔ ادھر محلے کا نوجوان زرار بھی ان 2 سالوں میں بدل چکا تھا۔ رحمت دین کی موت نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، دن رات محنت کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگا رہتا، مگر جب بھی وہ تنہائی میں ہوتا، رحمت دین کا مسکراتا چہرہ اور منال کی معصوم باتیں اسے بے چین کر دیتی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں یہ شک ہمیشہ زندہ رہا کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا،
वो सोचता कि फुटपाथ पर बैठे इंसान को गाड़ी कैसे टक्कर मार सकती है, और अगर वाकई हादसा हुआ था तो डॉक्टर तासिर, जिसका क्लिनिक बिल्कुल सामने था, इसे कुछ नजर क्यों नहीं आया। मगर शक के बावजूद इसके पास कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर तासिर की दुनिया दिन ब दिन चमकती जा रही थी। वो शहर का नामवर और कामयाब डॉक्टर बन चुका था। इसने मनाल को एक चैरिटी केस बनाकर पेश किया हुआ था। मीडिया के सामने अपनी झूठी हमदर्दी का ड्रामा करता और लोगों को बताता कि वो किस तरह एक यतीम बच्ची का मुफ्त इलाज कर रहा है। दुनिया की नजर में वो एक फरिश्ता था, मगर हकीकत में वो एक ऐसा दरिंदा था जो एक मासूम जान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा था। और मनाल, वो खामोशी से सब कुछ देख रही थी। इसकी आंखें बंद जरूर थी, मगर इसका शौर जाग रहा था। इंसाफ के इंतजार में वक्त का पहिया घूमता रहा। मौसम बदले, लोग बदले, शहर का नक्शा बदल गया, मगर हॉस्पिटल के इस कमरे में कुछ नहीं बदला। 12 साल गुजर गए, लम्हा तकलीफ दा, बेरहम 12 साल, मगर वही बिस्तर, वही मशीनें और वही खामोशी बाकी रही। मनाल एक जिंदा लाश की तरह वहां पड़ी थी, जैसे वक्त इसके लिए रुक गया हो और इसकी कहानी किसी अधूरी सदी की तरह लटकती हुई हो, जो अपने अंजाम की मुंतजिर थी। वक्त ने अपने रफ्तार से सब कुछ बदल दिया था, सिवाय मनाल के नसीब के। अब वो 24 साल की एक जवान लड़की बन चुकी थी। इसके जिस्म में वक्त के साथ आने वाली तमाम तब्दीलियां आ चुकी थी, मगर इसकी रूह अब भी इसी लम्हे में खाई थी। वही लम्हा जब इसने अपने बाप को अपने सामने मरते देखा था। हॉस्पिटल का अमला कई बार बदल चुका था, नर्सें आती जाती रही, मगर मनाल के लिए कोई ऐसा न था जो इसे इंसान समझकर देखता, इसके बाल संवारता या इसे नाम लेकर बुलाता। वो अब सिर्फ एक फाइल नंबर बन चुकी थी, एक केस, एक जिम्मेदारी, एक बोझ। इधर डॉक्टर तासीर भी बदल चुका था। इसके बालों में सफेदी उतर आई थी, चेहरे पर उम्र की लकीरें नुमाया थी, और वो अब शहर के एक बाअसर शख्सियत बन चुका था। लोग इसे इज्जत और अकीदत की नजर से देखते थे, मगर इसके दिल के किसी कोने में वही पुराना खौफ आज भी जिंदा था। एक ऐसा खौफ जो इसे मुकम्मल सुकून से जीने नहीं देता था। वो रोजाना एक मामूल के तौर पर मनाल के कमरे में आता, इसके हालत देखता और फिर तसल्ली का सांस लेता। वो खास इंजेक्शन जो वो इसे देता था, इस बात की जमानत थे कि मनाल हमेशा नीम बेहोशी में रहे, कभी सच बोलने के काबिल ना हो। वक्त के साथ इसका यकीन मजबूत हो चुका था कि अब ये लड़की कभी होश में नहीं आएगी, और अगर किसी मोजिजे से आ भी गई तो इसका ज़हन इस काबिल नहीं होगा कि वो कुछ बयान कर सके। वो खुद को यही तसल्ली देता रहा कि इसका राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। मगर शहर की फिजा में एक नई तब्दीली जन्म ले रही थी। वही नौजवान ज़रात जो कभी रहमतुद्दीन के घर के साथ रहता था, अपनी मेहनत और लगन से एक बुलंद मकाम तक पहुंच चुका था। इसने मुश्किल इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर का अहदा हासिल कर लिया था। किस्मत का खेल देखे कि इसकी पहली तैनाती इसी शहर में हुई जहां इसका बचपन गुजरा था, जहां इसके अपनों की यादें दफन थी। ज़रार अब एक बावकार और बाअसर शख्सियत बन चुका था। इसके अंदाज में एतमाद और आंखों में सख्ती थी, मगर दिल में अब भी वही नरम गोशा मौजूद था जो इसे दूसरों के दर्द को महसूस करने पर मजबूर करता था। अपनी तैनाती के फौरन बाद इसने शहर के हॉस्पिटलों की हालत सुधारने का इरादा किया। इसे खुफिया इतलात मार रही थी कि बड़े हॉस्पिटलों में बद इंतजामी, दवाओं की चोरी और मरीजों के साथ लापरवाही आम हो चुकी थी। यह सुनते ही इसके जहन में माजी की एक चुभन जाग उठी। इसे वो दिन याद आया जब वो रहमतुद्दीन को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया था और वहां की बेहिसी ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया कि वो इस निजाम को बदलेगा, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। एक सुबह इसने अचानक छापा मारने का फैसला किया। सरकारी गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई हॉस्पिटल के दरवाजे में दाखिल हुई तो इंतजामिया में खलबली मच गई। हर तरफ दौड़ धूप शुरू हो गई, फाइलें समेटी जाने लगी और अमला खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर तासिर अपने दफ्तर में सुकून से चाय पी रहा था कि अचानक खबर मिली, नया असिस्टेंट कमिश्नर छापा मारने आ गया है। ये सुनकर इसके हाथ काम गए, कप माथे पर पसीना उभर आया, जैसे माजी का कोई साया अचानक इसके सामने आ खड़ा हुआ हो। वो घबराहट में फौरन नीचे की तरफ दौड़ा ताकि इस ऑफिसर का इस्तकबाल कर सके। इसे क्या मालूम था कि जिस शख्स के सामने वो खड़ा होने जा रहा है वही इसका माजी है, वही सच है
जिसे वो बरसों से दफन समझ रहा था। जरार गाड़ी से उतरा, एतमाद से भरपूर, सादा मगर बावकार लिबास में, आंखों पर सियाह चश्मा और चेहरे पर संजीदगी। वो वाकई किसी आम हाफिजत से ज्यादा एक मंसूबा शख्सियत लग रहा था। डॉक्टर तासिर ने आगे बढ़कर मनसवी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया, मगर अगले ही लम्हे इसकी सांसें जैसे रुक गई, क्योंकि इसने इस चेहरे को पहचान लिया था। ये वही जरार था, वही लड़का जो कभी इसके सामने एक आम इंसान था और आज इसके सामने एक ताकतवर सच बनकर खड़ा था। डॉक्टर तासिर ने मसनवी आजिज़ी से मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप हुक्म करते तो हम खुद हाजिर हो जाते। मगर इसकी आवाज में छुपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ जरार ने इसे पहचान तो लिया था, मगर इसके चेहरे पर कोई तासिर जाहिर ना होने दिया। इसने बस हल्का सा सर हिलाया और संजीदगी से बोला, डॉक्टर साहब, मुझे शिकायत मौसूल होनी है कि यहाँ मरीजों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। मैं खुद पर वार्ड का मुआयना करूंगा। ये सुनकर डॉक्टर तासिर के माथे पर पसीना मजीद नुमाया हो गया, मगर वो खामोशी से जी सर कहकर इसके पीछे चल पड़ा। जरार एक वार्ड में गया, मरीजों से बात की, इनके मसाइल सुने, दवाइयों का रिकॉर्ड चेक किया। इसका अंदाज सख्त और गैर लचकदार था, जैसे वो किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त करने की मूड में ना हो। हमला इसकी मौजूदगी से दबाव में था और हर कोई अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इधर डॉक्टर तासिर हर कदम पर बेचैन था, दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ये तूफान किस तरह टल जाए और इसका माजी इसके सामने ना आ जाए। चलते चलते जरार के कदम अचानक रुक गए। वो आईसीयू के दरवाजे के सामने खड़ा था। इसकी नजर इस बंद दरवाजे पर जम गई, जैसे कोई अनदेखी कशिश इसे अंदर की तरफ खींच रही हो। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की सख्ती में हल्की सी तब्दीली आई, जैसे कोई पुरानी याद इसके दिल को छू गई हो। पीछे कोई खड़ा डॉक्टर तासिर या मंजर देखकर सहम गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें बेतरतीब होने लगी। इसे महसूस हुआ जैसे 12 साल से दफन सच अब दरवाजा खटकता रहा हो और बस एक कदम के फासले पर खड़ा हो। ओह, ये कोई खास केस नहीं है सर, बस एक पुराना पेशेंट है। डॉक्टर तासिर ने बात को हल्का करने की कोशिश की, मगर जरार ने इसकी एक ना सुनी। इसने दरवाजा खोला और सीधा अंदर दाखिल हो गया। आईसीयू में गहरी खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ मशीनों की मुसलसल बीप बीप सुनाई दे रही थी। जरार की नजरें कमरे में घूमती रही, मगर अचानक वो एक कोने में रखे बेड पर जाकर ठहर गई। वहां एक लड़की बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थी, जैसे जिंदगी इसके वजूद से कहीं दूर जा चुकी हो। जरार के कदम अचानक सुस्त पड़ गए। इसे यूं महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इस बेड की तरफ बढ़ा। लड़की का चेहरा जर्द था, आंखों की गर्द हल्के सियाह हल्के नुमाया थे, मगर इसकी नखुश वो नखुश जरार के लिए अजनबी नहीं थे। एक लम्हे में इसके दिल ने पहचान लिया, ये मनाल थी। इसके सीने में एक अजीब सा दर्द उभरा, जैसे किसी ने बरसों पुराना जख्म अचानक छेड़ दिया हो। बचपन की यादें एक एक करके इसके जहन में जिंदा होने लगी। मनाल का हंसना, इसका मासूम लहजे में जरार भाई कहकर पुकारना, सब कुछ जैसे कल की बात हो। जरार ने खुद को संभाला और मुड़कर डॉक्टर तासिर की तरफ देखा। इसकी आवाज अब पहले से ज्यादा संजीदा थी। डॉक्टर साहब, ये मरीज कौन है, कब से यहाँ है और इसे होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर तासिर ने हस्बे मामूली एक बना बनाया जवाब दिया, जैसे वो ये कहानी सैकड़ों बार सुना चुका हो। सर, ये एक यतीम बच्ची है, नाम मनाल है। 12 साल पहले एक हादसे में इसे शदीद चोट आई थी, तब से कोमा में है। इसका दिमाग बुरी तरह मुतासर हो चुका है। सच तो यह है कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तो बस इंसानियत के नाते इसे जिंदा रखे हुए हैं। जरार ने खामोशी से इसकी बात सुनी, मगर इसका दिल इस बयान को कबूल ना कर सका। वो दोबारा मनाल के करीब आया और गौर से इसके चेहरे को देखने लगा, जैसे वो किसी सच को तलाश कर रहा हो। अचानक इसकी नजर मनाल के हाथ पर पड़ी। इसकी उंगली में हल्की सी जंबिश हुई। यह हरकत इतनी मामूली थी कि कोई और शायद नजरअंदाज कर देता, मगर जरार की निगाहें तेज थी। वो फौरन चौंक उठा। डॉक्टर साहब, इसने हरकत की है, इसकी उंगली हिली है। ये सुनते ही डॉक्टर तासिर का रंग एकदम मुड़ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। ये सिर्फ इज़्तिरारी हरकत है, ऐसे केसेस में होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं
کہ اسے ہوش آ رہا ہے۔ اس کا دماغ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر اس کی آواز کی کپکپاہٹ اور ماتھے پر ابھرتے پسینے کے خطرے اس کی اندرونی بے چینی کو ظاہر کر رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ آج 12 سال بعد اس کے سب سے بڑے خوف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی جاگ گئی تو اس کا ہر جھوٹ، ہر جرم ایک لمحے میں بے نقاب ہو جائے گا۔ اصل میں اس دن کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی تھی کہ گھبراہٹ میں ڈاکٹر تاثیر وہ خاص انجیکشن لگانا بھول گیا جو برسوں سے منال کو ہوش میں آنے سے روکے ہوئے تھا۔ شاید قدرت نے آخرکار فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سچ کو سامنے آنا ہی ہے۔ زرار نے جب ڈاکٹر کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس کی نظریں دوبارہ منال پر گئی۔ اس کی پلکیں ہلکے ہلکے لرز رہی تھی، جیسے کوئی گہری نیند سے باہر آنے کی جدوجہد کر رہا ہو۔ زرار نے وہی روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے قریب پڑی کرسی کھینچی اور مضبوطی سے بیٹھ گیا، پھر سنجیدہ لہجے میں حکم دیا، ڈاکٹر صاحب فوراً اس کا مکمل چیک اپ کریں۔ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تاثیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب ذرا سی بھی غلطی اس کے راز کو بے نقاب کر سکتی ہے، مگر زرار کے حکم کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ بیڈ کے قریب آیا، اس کے ہاتھوں میں پکڑا اسٹیتھوسکوپ بھی لرز رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ لمحہ ٹل جائے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی ایک سرسری سا معائنہ کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، سر سب نارمل ہے، دل کی دھڑکن بہت کمزور ہے، دماغ کوئی رد عمل نہیں دے رہا۔ آپ چلے میرے حافظ میں بیٹھے ہیں، یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر زرار اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کی تیز نظریں مسلسل منال کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جہاں زندگی کی ایک ہلکی سی جھلک ابھر رہی تھی۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ مشینوں کی یکساں آوازوں کے درمیان ایک الگ سی حرکت محسوس ہوئی۔ منال نے ایک لمبی گہری سانس لی، جیسے برسوں بعد اس کی پھیپھڑوں میں زندگی داخل ہوئی ہو۔ اس کے سینے میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں کھلنے لگی۔ 12 سال کا اندھیرا جیسے ٹوٹنے لگا۔ اس کی نظر دھندلی تھی، ہر چیز سایوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی گہری سرنگ سے نکل کر روشنی میں آئی ہو۔ نرسیں یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، یا اللہ، یہ تو معجزہ ہے۔ مریضہ ہوش میں آ گئی۔ ڈاکٹر تاثیر کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی تباہی اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ وہ جانتا تھا اگر منال کو سب یاد آ گیا تو اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ادھر منال نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر ویرانی اور تھکن تھی، گلا خشک تھا، زبان جیسے بولنے سے انکار کر رہی تھی۔ اس کا جسم برسوں کی بے حسی کے بعد بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ زرار آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے منال کا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور نرمی سے بولا، منال، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میں زرار ہوں، تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی، مجھے پہچانو۔ منال نے دھندلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن کے بند دریچوں میں جیسے آہستہ آہستہ روشنی داخل ہونے لگی، یادوں کی دھن چھٹنے لگی۔ اسے وہ لڑکا یاد آیا جو اسے پڑھایا کرتا تھا، وہ مہربان چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ صرف پہچان کے آنسو نہیں تھے، بلکہ 12 سال کی خاموشی، درد اور انتظار کے آنسو تھے، جو اب بہنے کے لیے بےتاب تھے۔ منال نے جیسے ہی ہمت جمع کی، اس کے اندر دبے ہوئے جذبات طوفان کی طرح ابلنے لگے۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنے خشک ہونٹ ہلائے، مگر آواز بامشکل باہر آئی۔ زرار فوراً جھک کر اس کے قریب ہوا، اس کے کان اس کے لبوں کے پاس لے آیا۔ منال نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، سرسوں کا تیل، مجھے سرسوں کا تیل چاہیے۔ یہ سنتے ہی نرسیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ ICU کے سنجیدہ ماحول میں یہ مطالبہ واقعی عجیب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر تاثیر نے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، طنزیہ انداز میں بولا، دیکھا سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، ایسی فضول باتیں کر رہی ہے۔ ICU میں سرسوں کا تیل، آپ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ مگر اس بار زرار کے چہرے پر ہنسی نہیں، بلکہ یہ گہری سنجیدگی تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک ماضی کی ایک یاد بجلی کی طرح کوندی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بچپن میں گھبرا جاتا تھا تو رحمت دین اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے، بیٹا، جب دماغ کام نہ کرے، زبان بند ہو جائے، تو سرسوں کے تیل کی خوشبو سونگھ لیا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
बंद रगें खोल देती हैं और जहन को साफ कर देती हैं। ये याद आते ही जरार की आंखों में एक चमक आई। इसे यकीन हो गया कि मनाल पागल नहीं है, वो होश में है और किसी इशारे के जरिए मदद मांग रही है। इसने फौरन डॉक्टर तासिर का हाथ रोक लिया, जो चुपके से इंजेक्शन की तरफ बढ़ रहा था। इसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। खबरदार, डॉक्टर को ये इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर इसने तेल मांगा है तो इसे तेल दिया जाएगा, यह हुक्म है। डॉक्टर तासिर ने एक लम्हे के लिए एहतजाज करने की कोशिश की। सर, ये मेडिकल के उसूलों के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा तेल लाओ। जरार ने इसकी बात काटते हुए नर्स को हुक्म दिया। नर्स घबराकर फौरन बाहर भागी और कुछ ही देर बाद हाँफती हुई वापस आई। इसके हाथ में सरसों के तेल की एक छोटी सी शीशी थी, जो शायद कहीं से जल्दी में हासिल कर गई थी। मनाल के हाथ इतने कमजोर थे कि वो शीशी थाम भी ना सकी। इसने बामुश्किल अपनी उंगली उठाकर अपने नाक की तरफ इशारा किया। नर्स फौरन समझ गई। इसने ढक्कन खोला और तेल को इसके नाक के करीब ले आई। मनाल ने आहिस्ता से आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। सरसों के तेल की वो मानूस खुशबू इसके अंदर उतरती चली गई, जैसे बरसों पुरानी कोई बंद याद अचानक जिंदा हो गई हो। इसके चेहरे के तासीरात बदलने लगे, सांसें खदरे हमवार हुई और इसके जहन के अंधेरे गोशों में रोशनी की एक गर्दन जाग उठी। ये सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, ये इसके बाप की आखिरी निशानी थी, और शायद वो कंजी भी जो 12 साल से बंद सच के दरवाजे खोलने वाली थी। जैसे ही सरसों के तेल की तेज महक मनाल के नथों से होती हुई इसके अंदर उतरी, इसके पूरे वजूद में ये एक झटका सा दौड़ गया। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ये इसके बचपन की खुशबू थी, इसके बाप के हाथों की पहचान, इसकी मोहब्बत का एहसास। इसकी बंद यादों के दरवाजे जैसे एक एक करके खुलने लगे। मनाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमजोर उंगली उठाई और अपनी कनपट्टियों की तरफ इशारा किया। नर्स फौरन समझ गई। इसने थोड़ा सा तेल अपनी उंगलियों पर लिया और निहायत नरमी से मनाल की कनपट्टियों और गर्दन के पिछले हिस्से पर मालिश करने लगी। आईसीयू का वो माहौल जहां हमेशा जरासीम कुछ अद्वियात की बो छाई रहती थी, अचानक सरसों के तेल की तेज खुशबू से भर गया। यह मंजर सबके लिए अजीब था। मशीनों की बीप बीप के दरमियान एक देसी टोटका आजमाया जा रहा था। डॉक्टर तासिर हैरत और बेबसी से ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर गुस्सा और खौफ दोनों झलक रहे थे, मगर जरार इसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। नर्स की उंगलियों से लगाया गया तेल आहिस्ता आहिस्ता मनाल के जिल्द में जज्ब होने लगा। यह सिर्फ एक मालिश नहीं थी, ये 12 साल पुरानी यादों का दरवाजा खटखटाने वाली एक चाबी थी। इसी खुशबू ने इसके दिमाग के इन हिस्सों को जगाना शुरू किया, जहां इसके बाप की आवाज, इसका लम्स और वो आखिरी भयानक मंजर दफन था। रहमत दिन की वो बात जैसे फिजा में गूंजने लगी। ये तेल मिट्टी का सोना है, और वाकई आज वही सोना इसकी बेटी के अंदर जिंदगी बनकर दौड़ रहा था। मनाल के आसाब में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो खून जो बरसों से साकित था, इसमें हरकत पैदा होने लगी। इसके चेहरे की बेरौनकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और इसकी जगह हल्की सी सुर्खी ने ले ली। माथे की शिकनें नरम हो गई और इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई खोया हुआ मुसाफिर तवील सफर के बाद अपने घर लौट आया हो। इसने एक बार फिर गहरा सांस लिया, मगर इस बार वो सांस कमजोर नहीं थी, बल्कि जिंदगी से भरी हुई थी। और फिर जब इसने अपनी आंखें खोली तो वो आंखें वही नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। अब इनमें खौफ नहीं, बल्कि एक चमक थी, यादों की, सच की और इंसाफ की। अब वो आंखें किसी कमजोर और बेबस बच्ची की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की थी जो मौत को शिकस्त देकर वापस आई थी, अपना हक लेने, अपना हिसाब मांगने। इसकी निगाहों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे 12 साल का अंधेरा एक ही लम्हे में रोशनी में बदल गया हो। कमरे में मौजूद हर शख्स इस तब्दील को महसूस कर रहा था। जरार के चेहरे पर हैरत और दर्द के मिले जुले असरात थे, जबकि डॉक्टर तासिर के लिए ये जुमला क़यामत से कम न था। इसके पैरों तले से जमीन सरक रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और पेशानी पर पसीना मौत की गवाही दे रहा था। वो पीछे हटना चाहता था, मगर जैसे इसका जिस्म इसका साथ छोड़ चुका था। मनाल ने आहिस्ता से अपनी नजरें घुमाकर सीधा इसके चेहरे पर जमा दी, वो नजरें जिनमें इतना बोझ था कि तासिर इनका सामना ना कर सका और नजरें चुरा गया। इसी लम्हे मनाल ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी, अपनी सारी बाकी मानिंदा ताकत को एक जगह किया।
और लरजते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। इसकी उंगली सीधी डॉक्टर तासिर की तरफ इशारा कर रही थी। वार्ड में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दिलों की धड़कनें तक सुनाई देने लगी। फिर इसकी आवाज गूंजी, कमजोर मगर वाजा, टूटी हुई मगर सच से भरपूर। जरार भाई, इसे जाने मत देना। यही वो शख्स है जिसने मेरे बाबा को कत्ल किया था। ये अल्फाज किसी धमाके की तरह फिजा में फैल गए। नर्सें साकित रह गई, डॉक्टर्स के चेहरे फिक हो गए और जरार की आंखें में एक ही वक्त में हैरत, गुस्सा और दर्द उभर आया। मनाल ने सांस लेने के लिए एक लम्हा लिया, मगर फिर अपनी बात जारी रखी। इसकी आवाज में अब हिम्मत शामिल हो चुकी थी, जैसे बरसों की खामोशी टूट चुकी हो। इसने इन्हें धक्का दिया था सिर्फ इसलिए कि वो अपनी दुकान वहां से नहीं हटा रहे थे। मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। जब बाबा गिरे तो ये इन्हें बचाने नहीं आया, बल्कि इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। इसने मुझे भी धक्का दिया ताकि मैं सच न बोल सकूं। इसके आंसू इसके गालों पर बह रहे थे, मगर इसके अल्फाज रुक नहीं रहे थे। ये मेरा इलाज नहीं कर रहा था, यह मुझे कैद में रखे हुए था। मुझे ऐसी दवाइयां देता रहा कि मैं कभी होश में ना आ सकूं। ये मसीहा नहीं, ये एक दरिंदा है। इसके हर लफ्ज में वो सच्चाई थी जिसे झुठलाना मुमकिन नहीं था। डॉक्टर तासिर ने महसूस किया कि अब सब कुछ इसके हाथ से निकल चुका है। इसकी आंखों में खौफ पागलपन में बदलने लगा। इसने एक आखिरी कोशिश के तौर पर अचानक पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, जैसे भागकर अपने गुनाहों से बच सकता हो। मगर हकीकत ये थी कि अब इसके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। डॉक्टर तासिर भौखलाए हुए जानवर की तरह इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो जहां से वो बच निकले। मगर वो शायद भूल चुका था कि अब वो किसी कमजोर इंसान के सामने नहीं, बल्कि कानून के मुहाफिज के रूबरू खड़ा है। जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, बाहर मौजूद मसला पुलिस एहलकारों ने फौरन इसे दबोच लिया। वो चीखने लगा, ये सब झूठ है, ये लड़की पागल है, इसे कुछ याद नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर इसकी आवाज में अब वो रोब नहीं था, सिर्फ खौफ था, बेबसी थी। इसकी चीखों पुकार बेसुध थी, क्योंकि सच का सूरज पूरी रोशनी के साथ तुलू हो चुका था और अब इसे कोई अंधेरा छुपा नहीं सकता था। जरार के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इसके अंदर बरसों का दबा हुआ दर्द, बेबसी और गुस्सा एक साथ उबल पड़ा था। इसे वो सब याद आ रहा था, रहमत दीन की सादगी, इसकी मेहनत और फिर इसकी बेरहम मौत। और ये शख्स जो 12 साल तक एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर बनकर घूमता रहा, दरअसल एक कातिल था। जरार आगे बढ़ा। इसने डॉक्टर तासिर का गिरेबान पकड़ लिया और इसे झिंझोड़ते हुए बोला, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, तुमने इंसानियत का कत्ल किया है, अपने पेशे की इज्जत को पामाल किया है। एक मासूम बच्ची की जिंदगी के 12 साल छीन लिए तुमने। इसकी आवाज में ऐसा करब था कि कमरे में मौजूद हर शख्स साकित हो गया। फिर इसी लम्हे जरार ने वही खड़े खड़े इसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। हथकड़ी लगाओ इसे, इसने सख्ती से कहा। जैसे ही लोहे की हथकड़ियां डॉक्टर तासिर की कलाइयों में कस गई, इसका सारा गुरूर, सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगा, अपने जुर्म का एतराफ करने लगा कि इससे गलती हो गई। वो लालच में अंधा हो गया था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कानून के सामने इसकी कोई इल्तिजा, कोई आंसू काबिल कबूल नहीं था। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी एक बेगुनाह को धक्का दिया था, और आज वही हाथ कानून की गिरफ्त में था। मनाल ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो इसके दिल का बोझ जैसे अचानक हल्का हो गया। 12 साल की कैद, वो खामोश अजियत, वो अंधेरा, सब एक लम्हे में टूट गया। इसने गहरा सांस लिया, शायद अपनी जिंदगी का पहला आजाद सांस। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके बाबा की रूह भी आज सुकून पा गई हो। पुलिस डॉक्टर तासिर को घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले गई। इसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया, ऐसा सुकून जो सिर्फ इंसाफ के बाद आता है। जरार आहिस्ता से मनाल के पास आया, इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। मनाल की आंखों में तशक्कुर के आंसू भर आए। इसने धीरे से कहा, शुक्रिया जरार भाई, अगर आप ना होते, अगर वो तेल ना होता, तो शायद मैं आज भी इसी अंधेरे में कैद होती। जरार ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ इसके आंसू पहुंचे और नरमी से बोला, ये मेरा कमाल नहीं है मनाल, ये कुदरत का इंसाफ है और तुम्हारे बाबा की दुआओं का असर। आखिरकार ये सब किसी मौजिज़े से कम ना था। वही सरसों का तेल एक छोटी सी शीशी में बंद एक मामूली सा देसी टोटका, दरअसल रहमत दीन की आखिरी नसीहत और मोहब्बत की निशानी था। ऐसा तोहफा जो वक्त आने पर जदीद साइंस
ताकत और झूठे रौब को शिकस्त देने वाला साबित हुआ। शायद एक बाप के दिल को पहले ही अंदाजा था कि इसकी बेटी को कभी ना कभी इस सहारे की जरूरत पड़ेगी। वो सादा सा तेल वो काम कर गया जो महंगी तरीन दवाइयां और जदीद इलाज ना कर सके। इसने मनाल के ज़हीन के बंद दरवाजे खोल दिए, यादों को जिंदा किया और एक दफन शुदा सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो और अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना लगे, सच की एक किरण काफी होती है इसे चीरने के लिए। इंसाफ में देर जरूर हो सकती है मगर वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कुदरत के निज़ाम में हर अमल का हिसाब लिखा जाता है और मखाफत अमल से कोई नहीं बच सकता। डॉक्टर तासीर के साये के मिट जाने के बाद मनाल की जिंदगी में एक नई सुबह ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक बिछड़ी हुई शनाख्त की वापसी थी, एक जिंदगी का दोबारा आगाज था। ज़रात ने अपना वादा निभाया, इसने मनाल को अकेला नहीं छोड़ा। इसकी निगरानी में इलाज जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता मनाल ने अपने कमजोर जिस्म में दोबारा ताकत महसूस की। बहनों की मेहनत और हौसले के बाद वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो गई। फिर एक दिन वो भी आया जब इसने इसी जगह, इसी फुटपाथ पर अपने बाप का छोटा सा खोखा दोबारा आबाद किया। वही जगह जहां से कभी इसे बेरहमी से हटाया गया था। रहमतदीन का नाम मिटाने की कोशिश की गई थी, मगर आज वो पहले से ज्यादा रोशन था। मनाल अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपने बाप की हुनर और इसकी सिखाई हुई रवायत को आगे बढ़ाने वाली एक मजबूत औरत बन चुकी थी। वही सरसों का तेल जो कभी एक राज की कुंजी बना था, आज लोगों के दर्द का इलाज बन चुका था और मनाल दूसरों के लिए उम्मीद की अलामत बन गई थी। ज़रात जब कभी वहां से गुजरता तो मनाल को देखकर इसका सर फख्र से बुलंद हो जाता। इन दोनों के दरमियान अब एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका था जो खून का नहीं बल्कि इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई का था। और यही रिश्ता सबसे मजबूत होता है। हवा में फैले सरसों के तेल की महक अब सिर्फ एक खुशबू नहीं रही थी, बल्कि एक पैगाम बन चुकी थी। ये पैगाम के सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। और कभी कभी एक छोटी सी शीशी में बंद तेल का यह खतरा भी इतनी ताकत रखता है कि बड़े से बड़े जुल्म की तख्त को हिलाकर रख दे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।